अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीदा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आपसे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है, सैंपल कैसे लिया जाता है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है और इसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इनके पास कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ की, और वो हमसे मतलब इसको इंटरप्रेट करने का पूछते हैं। तो बेसिकली जो सीमन का सैंपल होता है, इसके अंदर स्पर्म होते हैं, सिक्रीशंस होती हैं और स्पर्म के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पर देखना होता है। इस पे स्पर्म का काउंट आ जाता है, मोटेलिटी आ जाती है, इसकी एक्टिविटी आ जाती है, इसकी पीएच आ जाती है और इसकी जो साख यानी बनावट है वो आ जाती है। अब ये इसको हमने WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक देखना होता है। WHO ने हमें मिनिमम एक लिमिट दी हुई है, इस लिमिट से अगर नीचे है तो एबनॉर्मल है, और अगर इस लिमिट तक या इससे ऊपर का रेंज आती है तो फिर ये नॉर्मल है। तो ये आपने कम से कम 2 से 3 माह के बाद करवाना है, क्योंकि एक स्पर्म बनने में 90 डेज का टाइम लगता है। इसके 2 सैंपल्स लेने हैं आपने 1 हफ्ते के गैप से, और जो रिजल्ट होगा उन दोनों की एवरेज का रिजल्ट होगा, क्योंकि जो सीमन का काउंट होता है वो स्पर्म का जो काउंट होता है वो डे टू डे वेरी कर रहा होता है। अब ये है कि ये कराते क्यों हैं। अगर एक कपल है, वो 1 साल तक फर्टिलिटी की कोशिश कर रहा है लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहा, और अगर एक कपल ऐसा है जो कि जिसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज है और उनको 6 मंथ्स हो गए हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में फिर आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवानी पड़ती है। तो क्योंकि बेबी पैदा करने के लिए जो मेल होता है वो 50% रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर आप वाज़ेक्टमी करवाते हैं, यानी कि मेल पार्टनर नसबंदी करवाता है बच्चे बंद करवाने के लिए, तो भी सीमन की रिपोर्ट करवाई जाती है 3 मंथ्स के बाद कि अब देख लें सीमन के अंदर अब कोई स्पर्म आ तो नहीं रहे, और ये इफेक्टिवली हमारी कॉन्ट्रासेप्शन हो गई है कि नहीं। तो ये सैंपल आपने देना कैसे है। तो आपने जब ये सैंपल देना है तो आपका 3 to 5 डेज का सेक्सुअल एक्टिविटी का गैप होना चाहिए। आपने कोई ड्रग ना यूज़ की हो, कोई अल्कोहल ना यूज़ की हो, कोई कैफ़ीन ना यूज़ की हो, कोई जड़ी बूटी, कोई हकीम की मेडिसिन ना यूज़ की हो, कोई हार्मोन्स ना यूज़ किए हों। ये सब कुछ आपने ख़्याल रखना है। कोई लुब्रिकेंट ना यूज़ किया हो, और ये सैंपल जो आपने देना है उसका जो बेस्ट तरीक़ाकार है वो है मैस्टरबेशन का तरीक़ाकार, और मैस्टरबेशन से ही बेस्ट सैंपल आता है। आपने बाज़ औक़ात एक इजैकुलेटर भी मिलता है जिससे सैंपल दिया जा सकता है। कुछ लोगों में पैरालिसिस का मसला होता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन से सैंपल ले सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कॉन्डम्स मिलते हैं जिसके अंदर ये सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब ये हमने अच्छी क्वालिटी का सैंपल लेना कैसे है। एक पुरसकून जगह पर आपने ये सैंपल देना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो के सफाई का ख्याल रखना है। आपकी जो स्किन है वो साफ़ होनी चाहिए, उस पे कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये जब सैंपल आप देंगे तो आपने किसी लेबॉरेटरी के अंदर ही जाके देना है। अगर आप ये सैंपल घर में दे रहे हैं तो ये सैंपल 1 घंटे के अंदर-अंदर आपने लेबॉरेटरी में जमा करवाना है। और ये जो रिपोर्ट है, कोशिश करेंगे किसी अच्छी लेबॉरेटरी से ये रिपोर्ट करवाई जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, और अगर ये टेस्ट की रिपोर्ट किसी ऑथेंटिक लेबॉरेटरी से ना करवाई जाए तो रिज़ल्ट में मसला आ सकता है और ट्रीटमेंट में भी मसला आ सकता है। तो हमने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पर देखना क्या-क्या है। अब WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक सबसे पहले आपने वॉल्यूम देखना है, और जो मिनिमम वॉल्यूम है वो 2 ml तक का होना चाहिए, जो इसका सीमन का वॉल्यूम है एक इजैकुलेट के अंदर। अगर ये कम है तो या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। नंबर 2 पर हम देखेंगे जो स्पर्म का काउंट है वो कितना होना चाहिए। अब ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो WHO ने मिनिमम लिमिट बनाई है वो है 15 मिलियन पर ml, यानी 1 ml के अंदर कम से कम 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। और इससे अगर कम के हैं तो ये ओलिगोस्पर्मिया में आ जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो वो है मोटिलिटी। मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। मोटिलिटी बेसिकली रफ्तार है कि किस रफ्तार से आपके स्पर्म्स अब एग तक पहुंच रहे हैं। अब इसमें हमने टोटल मोटिलिटी भी देखनी है, और इसके अलावा हमने इसमें प्रोग्रेसिव भी देखनी है। अब जो टोटल मोटिलिटी है वो 40%, और जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32% मिनिमम होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वो है मॉर्फोलॉजी। अब जो मॉर्फोलॉजी है वो 4% स्पर्म्स की नॉर्मल होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब है कि अगर 100 स्पर्म्स हैं तो उसमें से 4 स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि अपनी शेप के हिसाब से, साख्त के हिसाब से ठीक हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें पीएच की, कि एसिडिक होनी चाहिए या अल्कलाइन होनी चाहिए। नॉर्मल पीएच जो होती है वो 7.2 से 7.8 तक की पीएच है। तो अगर ये एसिडिक हो तो इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई डक्ट है जो ऑब्स्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट बात करें विस्कोसिटी की, तो जब ये सैंपल आता है तो तब रिलीज होते वक्त ये सैंपल लिक्विड होता है, बाहर जाके ये गाढ़ा हो जाता है। इसको अगेन लिक्विफाई होना पड़ता है ताकि फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प कर सके। इसकी लिक्विफेक्शन का टाइम होता है हाफ आवर का टाइम। अब अगर ये हाफ आवर में लिक्विफाई ना हो तो इसके बेबी पैदा करने में मसला होता है, स्पर्म मूव नहीं कर सकती। तो हाफ आवर नॉर्मल लिक्विफेक्शन टाइम है। नेक्स्ट बात करें वाइटैलिटी की, कि कितने परसेंट स्पर्म्स जिंदा होने चाहिए, तो वो हैं ऑलमोस्ट 58%। तो एबनॉर्मल टेस्ट की रीजंस क्या क्या होती हैं? इन्फेक्शन हो सकती है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जेनेटिक कोई रुकावट हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, रेडिएशन से एक्सपोजर हो सकता है। और बहुत से लोगों में ऐसे होता है कि रीजन का पता ही नहीं चलता कि किस रीजन की वजह से ये मसला हो रहा है। तो अगर तो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। हार्मोन्स कम हों तो फिर हार्मोन्स हमें देने पड़ते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में। इसके अलावा कुछ जेनेटिक टेस्ट होते हैं। जेनेटिक टेस्ट हम तब कराते हैं अगर बहुत ही कम स्पर्म काउंट है। तो इसके अलावा कुछ न्यू टेस्ट आए हैं जो कि हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जो कि स्पर्म का फंक्शन देखते हैं। इसके अलावा एक आरओ टेस्ट है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का टेस्ट, जिसपे हम इसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं और इसकी हम कैपेसिटेशन देखते हैं। तो ये सब था सीमन एनालिसिस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।